हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो राष्ट्रीय परिदृश्य चल रहा था दृष्टि की मैगजीन का, अब उसका पहले 2 मिनट रिवीजन करेंगे क्योंकि राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा खत्म हो गया था। अब हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की आज शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो पहले जो पुराने लेक्चर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बचाए थे उन पर हम चर्चा करते हैं, उसके बाद नया पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न माना था भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र की शुरुआत कब हुई। तो आपको पहले बताना है 18 जनवरी 2023 को हुई। कहाँ हुई? तिरुपति नगर निगम है ये आंध्र प्रदेश का, ठीक, जहाँ तिरुपति बालाजी मंदिर भी है। तो तिरुपति नगर निगम ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको बताई थी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर आपके लिए होमवर्क दिया था, ठीक है। ये आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। फिर अगला था, अब इसको हाइटोरिड तकनीक पर आधारित है। यह जो है जो संयंत्र लगाया गया या ये तकनीक पूछ सकता है तो फाइटोरिड तकनीक पर आधारित है, इसीलिए अंडरलाइन किया था। और ये देश का सबसे बड़ा विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के लिए, ठीक है। ये विनायक सागर झील भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में ही है। उसके जल को दोबारा यूज करने के लिए इसका उपयोग किया जाना है का उद्देश्य इसका, ठीक है। तो याद कर रखिएगा, फाइटोरिड तकनीक के द्वारा विनायक सागर झील का है आंध्र प्रदेश में, इसके जल को पुनः उपयोग के लिए इस संयंत्र को लगाया गया, ठीक। अब इसमें क्या है, कौन कौन से संस्थानों द्वारा इस संयंत्र की स्थापना की गई। तो पहला आपका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। आप इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसका पूछा गया है, ठीक है। फुल फॉर्म इसका हेडक्वार्टर आपको बताना था, ठीक। अगला था राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी, इसका हेडक्वार्टर हमने बताया था, इसका नागपुर है, याद रखिएगा। और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो इन दो संस्थानों के, ठीक है, जो संगठन है इनकी मदद से किसका उपचार वो किया गया, तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या था, एशिया का सबसे बड़ा पूछा जाएगा। देखिए भारत का तो पहला ये हो गया तिरुपति नगर निगम, लेकिन अगर यहीं पर एशिया का पूछ लिया जाए तो आपका दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक। सबसे बड़ा दिल्ली में संयंत्र स्थापित किया जा रहा है और इसमें क्या है, इसकी क्षमता है 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन, ठीक, क्षमता है इसकी। और कहां पर? यमुना कार्य योजना 3rd चल रही है, उसके तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा में आने की दृष्टि से, ठीक। अब दूसरा प्रश्न है केरल के बारे में बताया था। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना, ठीक है। देश का पहला पूर्ण बैंकिंग राज्य कौन बना है? केरल बना है। 24/7 कब से? 7 जनवरी 2023 से, ठीक। अब इसमें क्या है, लगभग जितने केरल में 3.76 करोड़ खाते हैं उनका पूर्ण डिजिटलाइजेशन किया गया है, ठीक। अब इससे पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था, ये पूछा गया था कि 2021 में केरल का ही एक जिला था त्रिशूर, वो पहला क्या था, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग जिला था भारत का, ठीक। तो पहले जिला था इसी का केरल का, अब पूरा राज्य हो गया केरल का, ठीक। अब अगला अगर प्रश्न पूछा जाता है स्मार्ट कार्यक्रम, स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत 2 जनवरी 2023 को हुई। अब स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? इसको फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल। देखिए आयुर्वेद से ये संबंधित है स्मार्ट कार्यक्रम, इसकी फुल फॉर्म आपको बता दी, इसको फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, ठीक। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशनल को अपनाया गया, ठीक। अब क्या है, इसको NCISM, इसको भी दो संस्थानों के द्वारा स्थापित किया गया, इसको NCISM और दूसरा है CCRAS। तो इसकी फुल फॉर्म देखिए, भारतीय चिकित्सा प्रणाली इसकी फुल फॉर्म थी, दूसरे थी CCRAS की केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद। इन दो संस्थानों के द्वारा स्मार्ट कार्यक्रम को शुरुआत किया गया, जिसका उद्देश्य है आयुर्वेद को बढ़ावा देना, ठीक है, आयुर्वेद को बढ़ावा देना, ठीक है। अब ये स्मार्ट कार्यक्रम किस मंत्रालय के अधीन आता है या किस मंत्रालय के अधीन चलाया गया? तो आयुष मंत्रालय के अधीन। अब यहीं पे अगर आपसे पूछ सकता है कि आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है तो आप बताइए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने रिवीजन किया, अब हम कुछ नया पढ़ते हैं, ठीक। अब हम कुछ नया। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपका नए वीडियो में आपका स्वागत है, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपका पहले रिवीजन कराया जो हमने पिछले क्लास में कराया था। आज हम कुछ नए महत्वपूर्ण जो राजकीय यात्राएं हुई हैं भारत और या अन्य देशों के बीच
भारत के प्रधानमंत्री या अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हमारे यहाँ आए हैं, या हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश की राजकीय यात्रा पर गए हैं और क्या क्या समझौते हुए, उन पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे। तो ठीक, तो पहला हमारा आज का जो देश का जो पहला प्रश्न होगा वो है भारत और केन्या के बीच। ठीक है, भारत और केन्या के बीच क्या समझौते हुए, केन्या का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है और यहाँ की राजधानी क्या है, इस पर आप लोग होमवर्क करेंगे। तो दोस्तों देखिए, भारत और केन्या के बीच अब एक समझौता हुआ है। कौन सा समझौता हुआ है? देखिए, पहले यहाँ पर केन्या की राजधानी क्या है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, केन्या की कैपिटल। ठीक, दूसरा हो जाएगा यहाँ के आपके राष्ट्रपति कौन है, दूसरा पीएम देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहली राजधानी हो गई, ये कहाँ पड़ता है, इसकी लोकेशन देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक, तो देखिए केन्या के अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो विलियम रूटो, याद रखना नाम है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है केन्या के, आपके विलियम रूटो है। ठीक, ये क्या हुआ, 4 से 6 दिसंबर 2023 के राजकीय यात्रा पर भारत में आए थे। ठीक है, राजकीय यात्रा पर भारत में आए थे। अब क्या हुआ, केन्या ने यहाँ पर कुछ अपने घोषणा की। कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा की? देखिए, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, इसका हेडक्वार्टर आपके लिए होमवर्क है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, याद रखिएगा। ठीक, दूसरा, पहला हो गया वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, पहला। फिर दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका हेडक्वार्टर देख लीजिएगा कहाँ है। ठीक, इसका तो इंडिया में है, उसका देख लीजिए कहाँ है। ठीक, अब देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की इसने घोषणा की, किसने, केन्या ने। और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। तो कथन और कारण में आपको पूछ सकता है कि अभी हाल ही में केन्या ने किस गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। तो ये दो याद रखना, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक, अब देखिए इसमें दोनों में क्या हुआ, दोनों संगठनों में शामिल होने की इसने घोषणा कर दी केन्या। अब केन्या के आप लोकेशन देखना, किस महाद्वीप में है, कहाँ पर है, इसकी राजधानी क्या है, ये सब आप होमवर्क करेंगे। ठीक, फिर अगला हमारा महत्वपूर्ण है भारत और तंजानिया के मध्य। भारत और तंजानिया के मध्य अभी क्या हुआ, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, पहली महिला बनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बना है, उनका नाम है सामिया सुलू हसन, याद रखना, सासा हसन याद रखिए। सामिया सुलू हसन यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कहाँ की, तंजानिया की। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, लो कैपिटल लिख लीजिए, डोडोमा। ठीक, यहाँ की तंजानिया की क्या राजधानी हो गई, डोडोमा हो गई। अब क्या हुआ, 8 से 10 अक्टूबर 2023 को एक राजकीय यात्रा हुई। राजकीय यात्रा, इस यात्रा के साथ ही G20 समूह में क्या हुआ, अफ्रीकी संघ शामिल हुआ। ठीक, अफ्रीकी संघ शामिल हुआ था G20 में। अब देखिए अफ्रीकी यूनियन में कितने देश हैं, याद रखिएगा, पहले G20 था, अभी हो गया है G21। तो अफ्रीकी संघ में 55 देश आते हैं, कितने आते हैं, 55। तो G20 पहले इसका नाम था, अब G21 हो गया। अफ्रीकी संघ के 55 देश इसमें शामिल हुए। अब इन्हीं 55 देशों में से एक तंजानिया आता है। ठीक, तो तंजानिया कह सकते हैं कि अफ्रीकी संघ के देश का पहली जो है, तंजानिया पहला ऐसा देश है जो किसी राजकीय यात्रा में शामिल होने आया। ठीक, तो 55 देश। अब अफ्रीकी संघ की बात करते हैं। ठीक, फिर अगला है होने के बाद, अफ्रीकी संघ में शामिल होने के बाद अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली यात्रा है। ठीक, अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली यात्रा है। ठीक, इसने क्या किया, भारत ने फरवरी 2024 में, ठीक, भारत ने फरवरी 2024 में जो सूरज कुंड फरीदाबाद में जो मेला लगा था, ठीक, सूरज कुंड कहाँ पड़ता है, फरीदाबाद में पड़ता है, यहाँ मेला लगा था। इस मेले में तंजानिया को क्या किया, भागीदार देश बनने का निमंत्रण दिया। तो भारत ने कहा तंजानिया से कि आप आइए हमारे यहाँ सूरज कुंड जो मेला लगता है फरीदाबाद में, उसमें आप भागीदार देश बन जाइए। ठीक, इसके लिए भारत ने निमंत्रण दिया। ठीक, अगला प्रश्न है, तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन, याद रखना। कोई भी अगर बिग कैट्स मतलब समझते जो टाइगर होते हैं, उनसे संबंधित जो आयात निर्यात होता है, उनको खरीदने और बेचने का जो एक सम्मेलन है या संगठन है, उसे इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस कहते हैं। ठीक, इसमें तंजानिया ने शामिल होने की घोषणा की। ठीक, तो इंटरनेशनल बिग कैट्स में अलायंस में अभी हाल ही में किस देश ने शामिल होने की घोषणा की, पहला प्रश्न तो आप तंजानिया लगाओगे। क्लियर। फिर अगला है कि जेएनयू का नाम तो सुना ही होगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। राष्ट्रपति को जेएनयू ने, यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं, कौन राष्ट्रपति हैं, पहली महिला सामिया सुलू हसन,
जो राजकीय यात्रा पर भारत में आई थे, तो इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक, तो डॉक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया किसको? तंजानिया के जो राष्ट्रपति हैं सामिया सुलू हसन जी को। क्लियर। अब अगला प्रश्न है भारत और ग्रीस से संबंधित, ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से चल रहा है। अब राष्ट्रीय परिदृश्य हमारा खत्म हो गया, अब हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संबंध में बात करते हैं। ठीक, तो भारत और ग्रीस के बीच क्या हुआ? तो ग्रीस के प्रधानमंत्री, इनका नाम याद रखना। और ग्रीस कहाँ पर है? ग्रीस की राजधानी एथेंस है, एथेंस इसकी राजधानी है। और इसका लोकेशन देख लीजिएगा, इसके पास पड़ोसी देश देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला है प्रधानमंत्री कारियाकोस मित्सोताकिस। ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है? कारियाकोस मित्सोताकिस के निमंत्रण पर उन्होंने हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी को निमंत्रण दिया ग्रीस के प्रधानमंत्री ने। तब जब यहां से ये गए तो भारत के 40 वर्षों बाद कोई पहला ग्रीस में गया। 40 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा है, याद रखें, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, तो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों के बाद ग्रीस में जाने की यह पहली यात्रा है। ठीक, इससे पहले कौन गया था? 1983 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी गई थी। उसके बाद कोई प्रधानमंत्री ग्रीस नहीं गया। ठीक, फिर क्या है कि यहाँ के पीएम मोदी को टूम ऑफ अननोन सोल्जर, टूम ऑफ अननोन सोल्जर, ये ऐसा था किसी ना किसी युद्ध में शहीद होने वाले जो सैनिक थे उनका ये वहां पर स्मारक बना था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी गए वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक, अगला है ग्रीस के जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब राष्ट्रपति हैं, वो कौन है? कैटरीना सकेलारोपोलो। बहुत कठिन नाम होते हैं, तो कैटरीना सिर्फ याद रखेंगे। तो ग्रीस के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कैटरीना। प्रधानमंत्री कौन है? कारियो। देखो दोनों नाम कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कैटरीना और कारियोकोस। ठीक, याद रखिएगा। फिर क्या है? तो यहाँ की जो ग्रीस के जो राष्ट्रपति हैं कैटरीना, इनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर क्या था? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है, से सम्मानित होने वाले सॉरी ठीक, कैटरीना ने क्या किया? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। किसी भारतीय को प्राप्त होने वाला है या पहला सम्मान है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला। ठीक, अब ये तो आपका भारत और ग्रीस यात्रा से संबंधित हो गया, भारत और तंजानिया की यात्रा से संबंधित हो गया, और भारत और केन्या की राजकीय यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब अंतिम हमारा प्रश्न है भारत और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक, इसकी राजधानी दुबई है। ठीक, यूएई की राजधानी दुबई है। दुबई में अभी क्या हुआ? COP28 आयोजित हुआ। उसी में सम्मिलित होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के? यूएई के। ठीक, सुल्तान अहमद अल जाबेर COP28 में की, जिसने क्या की? अध्यक्षता की। ठीक, ये तो हो गया, तो वहां पर शामिल होने गए थे। फिर यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के? यूएई के, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहान। शेख मोहम्मद बिन आयल नाहान, ये कहा? वहां के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने क्या किया? इनके सम्मान में, ठीक, इनका सम्मान से इन्हें भी एक अवार्ड दिया, और उसका आप होमवर्क करेंगे कौन सा अवार्ड दिया यूएई ने इनको। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दो समझौते हुए। यूएई में क्या समझौता हुआ? शिक्षा को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को सही या उच्च स्तरीय ढंग से चलाने के लिए या उसमें क्या सुधार होने चाहिए, इन पर चर्चा की। और आईआईटी दिल्ली परिसर की स्थापना यूएई में की गई थी। आईआईटी दिल्ली परिसर की स्थापना यूएई में